हाल ही में हुए कोलकाता रेप एंड मर्डर कांड जैसे घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं। कभी दामिनी कांड और इस तरह की घटनाएं न सिर्फ मानवता को शर्मसार कर रही हैं, बल्कि हमारे समाज में लड़कियों को, महिलाओं को बहुत ही असुरक्षित महसूस करा रही हैं। ये एक सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं है। एज ए साइकोलॉजिस्ट ये एक, मैं कह सकती हूँ कि मनोवैज्ञानिक समस्या है, जिसकी शुरुआत व्यक्तिगत समस्या से होती है और आगे चलकर यह एक गंभीर सामाजिक समस्या का रूप धारण कर लेती है। इस कांड में जब सीबीआई को दिया गया जांच के लिए, उस दौरान संजय राय का साइको एनालिटिक ऑटोप्सी किया गया और डॉक्टर्स ने ये संभावना व्यक्त की कि आरोपी संजय रॉय जो है वो सिटारियासिस हाइपरसेक्सुअलिटी का मरीज है। इस घटना के बाद से सिटारियासिस हाइपरसेक्सुअलिटी से लोगों को कुछ जानकारी मिली। जैसा कि जब भी इस तरह की कोई घटनाएं घटित होती हैं, एक आम व्यक्ति इसे एक गंभीर सामाजिक समस्या मानता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक होने के नाते मुझे हमेशा ही ऐसा लगता है कि ये एक मनोविकार है। जहाँ लोग दंड की बात कहते हैं, वहाँ मुझे लगता है ऐसे लोगों को इलाज की ज़रूरत है। और इस तरह की गंभीर घटनाएं तब होती हैं जब यह बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है। अगर इसकी जानकारी हो, इसके प्रति हम अवेयर हों, तो इस प्रकार की समस्याओं को बढ़ने के पहले ही रोका जा सकता है। तो ये वाला जो मेरा वीडियो है, ये एक अवेयरनेस के लिए वीडियो है, ताकि आम लोग जो इस प्रकार की समस्याओं को नहीं जानते हैं वो इसकी जानकारी रखें। क्योंकि जो भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है, हम आपके बीच भीड़ से ही निकला हुआ वो एक आम व्यक्ति दिखता है जो इस प्रकार की खास घटनाएं कर जाता है जो लोगों को हिला कर रख देती है। तो आखिर कैसे भीड़ में छुपे ऐसे लोगों को हम पहचान पाएंगे? और क्या आप हमारे बीच ही कोई ऐसा व्यक्ति है, या हम में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अगर इस विषय में अवेयर नहीं है तो आगे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकता है? यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम आज इस बीमारी के विषय में जानकारी रखें। हमारे आज के का जो टॉपिक है वो सिटारियासिस हाइपरसेक्सुअलिटी ही है। क्या है, क्यों है, क्या गंभीरता बढ़ने के पहले इसका रोकथाम किया जा सकता है आदि। यह आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक, पॉजिटिव हेल्थ शेयर में हेल्थ केयर सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये सिटारियासिस हाइपरसेक्सुअलिटी है क्या। एक्चुअली यह पुरुषों में होने वाला एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है, जिसे शुरू में बहुत गंभीर नहीं कह सकते हैं, लेकिन समय रहते अगर इलाज न हुआ तो इस प्रकार के अमानवीय कृत्य करते ऐसे व्यक्ति को देर नहीं लगता है। पुरुषों में होने वाले अनियंत्रित यौन इच्छाओं को ही सिटारियासिस या हाइपरसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें सेक्स की भावना बहुत ही अधिक हो जाती है। जो कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, मन, वचन और कर्म से बस दिमाग में एक ही चीज घूमता रहता है और वो है सेक्स। सेक्स के प्रति ही सोचना, 24 घंटे उसी एक्ट में लगे रहना, और ये इस हद तक बढ़ जाता है कि आपके डेली रूटीन को डिस्टर्ब करता है। और सिर्फ ये आपको ही डिस्टर्ब नहीं करता है, आपके इस विकार के कारण आपसे जुड़े हुए नज़दीकी लोग भी बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभावित होने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति सेक्सुअली जो रिलेशन बनाते कभी स्थिर नहीं रहते हैं,
तो इनका कभी भी मैरिटल लाइफ सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है। ये कई विवाह कर सकते हैं, विवाह के बाद इनका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हो सकता है और इनका सेक्स पार्टनर हमेशा ही इनसे दुखी और परेशान रहता है। तो कैसे पहचानेंगे कि ये बीमारी है या इसके होने की संभावना है? तो कुछ इसके मूल लक्षण है जिसको मैंने एक जगह लिख रखा है। जैसे जो ये चूँकि मैंने कहा ना कि पुरुषों में होने वाला है, जैसे महिलाओं में होने वाला सेक्सुअल विकृति जो है निम्फोमैनिया आपने सुना होगा, उसी तरह पुरुषों में इस प्रकार का विकार होता है। तो इनमें सबसे पहले ये अत्यधिक मास्टरबेशन या हस्त मैथुन का आदि हो जाते हैं शुरुआत में, जैसे टीनेजर से उसी समय से एक्सेसिव ये करते हैं, जिसका प्रभाव इनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत ही नकारात्मक पड़ता है। पॉर्न, फोन या साइबर सेक्स का उपयोग ये ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आजकल ये सारी चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल हो गई हैं। मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि पहले इस प्रकार के विकार नहीं होते थे, लेकिन उसको पुष्पित पल्लवित करने में हमारा इंटरनेट का सक्रिय योगदान है, क्योंकि मोबाइल के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए पोर्नोग्राफी इतनी इजीली मतलब अवेलेबल हो गई है कि न सिर्फ एडल्ट, छोटे उम्र के बच्चे भी इसको देखने लगे हैं। और उम्र के पहले इन सारी चीज़ों को देखने का उनके दिमाग पर, मन मस्तिष्क पर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है और उसका बुरा अंजाम इस प्रकार की रोग से भी हो सकता है। तो ये बहुत अधिक ये सारी चीज़ों को देखते हैं। अक्सर सेक्स वर्कर्स के साथ भी इनका फिजिकल रिलेशंस रहता है। यौन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यधिक समय व्यतीत करते हैं तथा घर या कार्यस्थल पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत संभावना है कि फ्यूचर में जाके आप इस प्रकार के गंभीर मानसिक विकार के शिकार हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों के आधार पर इसको डायग्नोसिस किया जा सकता है। जैसे उनकी अत्यधिक सेक्सुअल गतिविधि उनके डेली रूटीन को बैडली डिस्टर्ब करता है, रोकने में असमर्थ है। वो उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वो कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं पर नाकाम होते हैं। तो अगर शुरुआत में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक्सेसिव सेक्सुअलिटी डेवलप हो रहा है और आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, इसी वक्त अगर आप सावधान हो जाएं और स्पेशलिस्ट से मिले तो आपकी समस्या बढ़ने के पहले ही समाप्त हो सकती है। इसके अलावा रोगी यदि यौन व्यवहार में संलग्न नहीं होता है तो उसको घबराहट और बेचैनी महसूस होने लगती है, जैसे ऑब्सेसिव सेक्सुअलिटी जिनमें होती है। मतलब ये इसको हम इम्पल्स कंट्रोल से भी जोड़ सकते हैं कि इस प्रकार के इम्पल्सिव हो जाते हैं और अगर इसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो उनको बहुत ही घबराहट और बेचैनी होती है। तो इस घबराहट और बेचैनी को कम करने के लिए वो अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं और अपने हिसाब से वो इसका समाधान करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि वो किस प्रकार दलदल में फंसते ही जा रहे हैं। तो यौन क्रियाएं अति कामुक व्यक्ति को आनंद नहीं देती। वो इतने एक्सेसिवली इसमें जुड़े रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको इस करने के बावजूद भी बिल्कुल सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा एबनॉर्मल चीज़ है। वो मैक्सिमम इन्वॉल्व होते हैं, उसके बावजूद वो प्लेजर कभी फील नहीं करते हैं और इसको बढ़ाते बढ़ाते वो बहसीपन के हद तक पहुंच जाते हैं कि इस तरह की क्रूरतम घटनाओं को अंजाम देने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है क्या मैं ऐसा करूं कि मुझे प्लेजर फील हो। वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं, उसमें क्रूर से क्रूरतम पोजीशन देखते हैं, एक्टिविटीज़ देखते हैं और वो रोज़ नित नए उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं कि शायद उनको प्लेजरेबल महसूस हो और इस प्रकार वो एक इंसान से हैवान बनते चले जाते हैं और इसकी शिकार निर्दोष महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां होती चली जाती हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन है हमारे समाज के लिए, इसलिए इसके विषय में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके आसपास भीड़ में ऐसा कोई बंदा छुपा है, हम लोग अक्सर क्या होता है कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स होती है, अगर किसी फीमेल के साथ हो रहा है कि वो शादी के बाद आई, उसको लग रहा है कि उसके हस्बैंड में इस तरह की चीज़ें हैं, वो शर्म महसूस करती है कि इस विषय में मैं कैसे डिस्कस करूं,
वो अपने आप में झेलती चली जाती है, खुलकर व्यक्त नहीं करती है, तो अनजाने में वो इस तरह के अपराध को बढ़ावा देती है। या फिर किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है, उसको महसूस हो रहा है कि मैं आम लोगों से अधिक इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, मुझे नेचुरल चीज़ों से ज़्यादा अननेचुरल चीज़ों को करने की आदत हो गई है, मैं क्रूरता इसमें प्रदर्शित कर रहा हूँ, या मेरा पार्टनर मेरी वजह से तकलीफ़ में आ रहा है, वो समझ रहा है, लेकिन वो शर्मिंदगी से कि मैं किससे पूछूं, क्या करूं, जिससे भी पूछूंगा तो लोग मेरे चरित्र पर इल्ज़ाम लगाएंगे। तो शुरुआती तौर पे हर इंसान कुछ ना कुछ अवेयर होता है, लेकिन लोग का कही के चक्कर में वो अपनी समस्याओं को बढ़ाता चला जाता है, और एक दिन वो गंभीर हैवान के रूप में गंभीर स्थिति को जन्म दे देता है, और उसकी इस हैवानियत की शिकार बार बार लगातार निर्दोष और मासूम लोग होने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या समाधान संभव है? मैंने पहले भी कहा कि बिल्कुल इसका समाधान संभव है, अगर समय रहते हम इसको पहचान जाएं। इस वजह से मैंने लक्षण और डायग्नोसिस बता दिए कि अगर आपको इस तरह की चीज़ें लग रही हैं तो आप इसको समय रहते समाधान करें। अगर समय रहते आप करेंगे तो आप इस क्रिटिकल सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। किस प्रकार मैनेज करेंगे? पहले तो आपको एहसास होना चाहिए कि ये चीज़ें एबनॉर्मल हैं। कई बार इसको हम अपना पौरुष समझते हैं, पुरुष खास करके, कि वो अपने आप को बहुत पौरुष समझता है कि मेरे अंदर इस तरह की भावनाएं हैं, मैं 100% पुरुष हूँ, मुझ में पौरुष है। पौरुषता इसमें नहीं होती है, लेकिन ये गलतफहमी उनके इस विकार को बढ़ाती है, और फिर धीरे धीरे अंदर से ये एहसास ज़रूर होता है कि मेरी कमज़ोरी है, मैं इसको कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। लेकिन वही है कि उसको वो एक आम सी बात समझते हैं और नहीं जानते हैं कि इसका गंभीर परिणाम किस हद तक हो सकता है। तो पहले शुरुआती तौर पे हम इसको कैसे मैनेज करेंगे? शुरुआत में ज़्यादातर ऐसे लोग जो हैं वो पोर्नोग्राफी बहुत देखते हैं। उनके अगर आप मोबाइल, ये संजय रॉय जो है, जांच के दौरान इसके भी मोबाइल को चेक किया गया तो इसमें बहुत ही क्रूरता और हिंसा वाला पोर्नोग्राफी भरे पड़े थे। तो ये भी एक पहचान है कि ऐसे लोग बहुत क्रुएल्टी के साथ, पहली बात तो ये पोर्नोग्राफी देखना ही सामान्य चीज़ नहीं है। बहुत लोग इसको बहुत ही नेचुरल बताते हैं, लेकिन मैं कहूँ कि बिल्कुल नॉट नेचुरल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अंतरंग संबंध है। अगर इस पर वीडियोग्राफी बन रही है और कोई इसको दिखाने के लिए कर रहा है, यहीं से तो असामान्यता शुरू हो गई। तो इस अंतरंग संबंध को आप खुलेआम देख रहे हैं, और जिसका देख रहे हैं उसके साथ कभी भी नेचुरल नहीं होता है, चाहे वो छोटे बच्चों के साथ किया जा रहा हो, महिलाओं के साथ किया जा रहा हो, या पुरुष के बीच भी हर तरह की असामान्यताएं इसमें दिखाई जाती हैं और बहुत क्रूरता के साथ दिखाई जाती हैं। अगर आपको इसकी लत लग गई है और छोटे उम्र से लग गई है तब तो और भी गंभीर स्थिति है। तो इस तरह की चीज़ों को पहले तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्या करें, अगर आप इसके आदी हो गए हैं और देख ही लेते हैं, जब मोबाइल खुला तो आपका ध्यान उस ओर चला ही गया। इसका भी उपाय है, क्योंकि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप इंस्टॉल कर लें जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल पे होता है, तो इस तरह के साइट्स को वो ब्लॉक कर देगा, और जब ब्लॉक हो जाएगा तो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप शुरू में उसको नहीं बंद कर पाएंगे, क्योंकि आप ऑब्सेस्ड हो गए हैं, आपको देखने की आदत हो गई, लत हो गई है। जैसे शराबी को शराब की लत हो जाती है, शुरू में 1 पेग पीता है, 2 पेग पीता है, फिर जैसे वो उसका व्यसनी हो जाता है तो सुबह आँख खुलते ही पीना शुरू करता है, रात भर पीता रहता है, उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य, उसके लीवर फंक्शन सब खत्म हो जाते हैं इस कमजोरी, इस व्यसन के कारण। उसी तरह जो इस प्रकार का व्यसनी होता है वो कितनी भी कोशिश करे वो अपने आप को इससे नहीं हटा पाता। तो इस प्रकार का जो अगर आप सॉफ्टवेयर अपलोड कर लेते हैं तो ब्लॉक हो जाएगा और आप नहीं देख पाएंगे, धीरे धीरे करके आपकी आदत खत्म हो सकती है। इस प्रकार के अन्य व्यवहार को आप खोजें अपने अंदर। क्या एकमात्र सेक्स आपको खुशी दे रहा है? तो आप देखेंगे नहीं, कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शुरू से खुशी देती हैं। हो सकता है गाना, हो सकता है कि प्राकृतिक नज़ारों को देखना, घूमना। तो जो चीज़ें आपको खुशी दे रही हैं, आप इस बैड हैबिट की जगह उस पर अपना समय दीजिए, और धीरे धीरे
ये बैड हैबिट आपकी उस गुड हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगी और आप इस तरह की चीज़ों को बढ़ने के पहले ही रोक पाएंगी। इसके अलावा आपको अन्य व्यवहारों के बारे में जर्नलिंग करनी होगी जो आपको खुशी देती है। मैंने कहा ना सिर्फ वो व्यवहार को करें ही नहीं, उसकी जर्नलिंग करें, उसके बारे में लिखें या क्या करते हैं, उससे क्या खुशी मिलती है और उसको अपनी हैबिट में शामिल करें। इसके अलावा योगा, मेडिटेशन बहुत ही फ्रूटफुल होता है। सुबह के समय ताज़ी हवा के सैर कीजिए, वहाँ से आइए, योगा कीजिए। मेडिटेशन आपके मन को मजबूत करता है। आप ये सारी समस्याएं इसलिए हो रही हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं तो एक तो मन को सुकून, शांति मिलती है और आपका विल पावर भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा। मेडिटेशन के अलावा आपको इसमें जो एक और ख़ास प्रकार का मेडिटेशन होता है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है, मैंने कई वीडियोज़ में आपको बताया है, आपको प्रेजेंट के प्रति अवेयर करता है। यानी आप अगर उस तरह की व्यसनी हैं, प्रेजेंट अवस्था में क्या क्या चीज़ें हैं आप उसको कर सकते हैं, मेडिटेट करके समझ सकते हैं, उसके कुपरिणाम समझ सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे माइंडफुलनेस मेडिटेशन के द्वारा आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपनी समस्याओं को बढ़ने के पहले ही रोक लेंगे। लेकिन कभी कभी ये सारे प्रयास आपके विफल होते हैं। आप कितना भी ये सब कुछ कर रहे हैं, आपको उसे फ़ायदा महसूस नहीं हो रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसे ही कंडीशंस के लिए स्पेशलिस्ट बने हुए हैं। समय स्थिति बहुत बिगड़ जाए इसके पहले, जैसे संजय राय की स्थिति आने तक तो इंसान इस हद तक विकृत हो चुका होता है कि वो खुद से हेल्प के लिए जाना ही नहीं चाहता है और अनकॉन्शियस लेवल पे उसे पता होता है कि गलत है, लेकिन कॉन्शियसली वो अपने आप को गलत मानता भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में और इस प्रकार का ये अपराध छुपा हुआ होता है, नकाबपोश की तरह है कि आपके बगल में बैठा हुआ बंदा इस तरह का है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार के लोगों का पता सिर्फ उसके लाइफ पार्टनर या सेक्स पार्टनर ही जान सकते हैं, क्योंकि इतने अंतरंग संबंध स्थापित करते समय वो विकृति खुलकर सामने महसूस होती है। तो आम लोग बिल्कुल असुरक्षित हैं और वो व्यक्ति अपने आप को जब ठीक करेगा ही नहीं तो उसके कारण वो तो जो विकार का शिकार है, जब इस विषय में पता चलेगा, अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देगा, केस मुकदमा होगा, तब उसे सज़ा मिलेगी। लेकिन उसके साथ रहने वाले बिना किसी गलती के सज़ा पाने लगते हैं, तो ये बहुत मुश्किल स्थिति हो जाती है। तो स्पेशलिस्ट से ज़रूर मदद लें, निसंकोच। अगर आपका कोई नियरेस्ट और डियरेस्ट आपको शक हो रहा है कि उसको इस तरह की समस्याएं हैं, वो खुल के नहीं कर रहा है, या आपके लाइफ पार्टनर को इस तरह की समस्या है, मोटिवेट कीजिए और उसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, क्योंकि इसमें मेडिसिन, साइकियाट्रिक का ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिस्ट की साइकोथेरेपी, काउंसलर की काउंसलिंग, सबकी ज़रूरत होती है। अगर हम साइकोथेरेपी, चूँकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं साइकोथेरेपी पर विशेष आपको ज्ञान दे सकती हूँ। तो इसमें 2 प्रकार की साइकोथेरेपी हैं जिसका यूज़ किया जा सकता है। पहला साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी। साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी के द्वारा आपके अनकॉन्शियस माइंड के जो थॉट्स है और बिहेवियर है जो उससे रिलेटेड हैं या उससे प्रभावित हो रहे हैं, उसको आप उसके प्रति अवेयर हो पाएंगे। कौन सी चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं आप समझ पाएंगे, उसका रूट कॉज क्या है, और जब आप अवेयर होंगे तो आप उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या CBT जो है, ये आपको आपके अंदर आने वाले नकारात्मक विचारों और व्यवहारों की पहचान करने में आपकी मदद करेगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी लाएगा। तो इस प्रकार की थेरेपी अगर आप करते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन कैसे उपचार जो है आपका लाभदायक होगा? उपचार को अचानक अगर आप बीच में छोड़ देते, आपको फ़ायदा होने लगा और आपने हाफ वे में ही अपने ट्रीटमेंट को बंद कर दिया, तो ये और भी घातक हो जाता है। तो चाहे वो आपका मेडिसिन हो, साइकोथेरेपी हो या काउंसलिंग हो, हाफ वे में उसको नहीं छोड़ना है कभी भी।
मदद के लिए स्वयं आगे आएं, शर्म महसूस न करें। आपको जैसे पता चले कि ये समस्या है, बिना शर्म के आप आए, क्योंकि ये कोई चरित्र से संबंधित बातें नहीं है, ये एक मानसिक विकार है जिसका समाधान संभव है। तो आप निसंकोच, जैसे अपने फिजिकल बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए आप निसंकोच आते हैं, मेंटल प्रॉब्लम के लिए भी आप निसंकोच अपना ट्रीटमेंट करवाइए, ताकि ऐसी गंभीर स्थिति ना हो और आप मदद के लिए आएँ। खुद को ट्रिगर होने वाली चीज़ों से दूर रखें। आप गहन अध्ययन करें अपने बारे में कि कब किन परिस्थितियों में इस तरह की भावनाएं आपको उद्वेलित और उत्तेजित करती हैं, और जो जो चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं, उत्तेजित करती हैं, परेशान करती हैं और आपकी वो भावनाएं बढ़ जाती है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, उन चीज़ों, उन परिस्थितियों, उन लोगों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। कारण पर अगर जाएं तो अभी तक कोई इसका बहुत ज्ञात कारण तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कारण बन सकती हैं, और उसमें आप बहुत ज़्यादा दोषी भी नहीं हैं, इसलिए अपने आप गिल्ट भी महसूस नहीं कीजिए। जैसे मस्तिष्क के मार्ग में आपके ब्रेन का जो वे होता है, उसमें कुछ चेंजेज आने लगते हैं, परिवर्तन आने लगते हैं, जिसके विषय में आपको नहीं पता होता है, कुछ टेस्ट से पता चलता है। आपके नेचुरल ब्रेन केमिकल होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन आदि आदि, तो उसमें डिसबैलेंस हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाने की वजह से कभी कभी होता है। कभी कभी कुछ ब्रेन डिजीज होते हैं, जैसे अल्जाइमर्स हुआ, आपको डिमेंशिया हुआ, तो उस तरह की चीज़ों की मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपके अंदर सेक्सुअलिटी की भावना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी कुछ बीमारियों की दवाइयाँ होती हैं, जैसे पार्किंसंस को कम करने की दवाइयाँ होती हैं, उसकी वजह से भी हाइपर सेक्सुअलिटी की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, उसके साइड इफ़ेक्ट से बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बचपन में कुछ आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हुई हों, पारिवारिक संघर्ष, परिवार में नकारात्मक माहौल, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज़ आपको बचपन में किया गया हो, शराब या नशीली दवाओं का सेवन कर रहे हैं, आप ड्रग एडिक्टेड हैं, ड्रग एडिक्टेड लोगों को भी, जैसे ये संजय रॉय जो था बहुत बड़ा अल्कोहलिक था, तो अल्कोहल जैसी चीज़ें इस प्रकार की बीमारियों को बढ़ाती हैं, आपके ब्रेन की नर्व को इस प्रकार उत्तेजित कर देती हैं कि आप इस तरह की समस्याएं आप में सहजता से बढ़ने लगती हैं। कोई कुछ अन्य प्रकार के मानसिक समस्याएं, जैसे अवसाद, चिंता या जुए की लत जैसा होता है ना, इम्पल्सिव डिसऑर्डर होता है, तो इस तरह के कंडीशंस हैं, तो आपकी बीमारी बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। ये सब आपके लिए रिस्क फैक्टर्स होता है। कभी कभी आप ऑब्सेस्ड हो जाते हैं सेक्सुअलिटी के लिए, तो ये बहुत सारे कारण हैं, चीज़ें हैं जो इस प्रकार की समस्याओं को जन्म देते हैं। समस्याएं हैं तो समाधान भी है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन समय रहते समाधान हो। इसके लिए जागरूकता जरूरी है, आपको पता तो चले कि आपके अंदर कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि शुरुआती तौर पे लोग इसको समस्याएं समझते ही नहीं हैं, और कुछ लोग समझते भी हैं तो अरे इतनी पर्सनल बात मैं किसको डिस्कस करूं, क्यों करूं, और ये इस हद तक बढ़ जाता है कि इस तरह की घातक घटनाएं होने लगती हैं और हमारे समाज में लगातार होती चली जा रही हैं। ये कोलकाता कांड से लेकर अब तक पूरे भारत में इस तरह की कई घटनाएं और घटित हो चुकी हैं। जितने भी गैंग रेप होते हैं, क्रुएलिटी के साथ रेप वगैरह किए जाते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल जो करने वाले होते हैं वो किसी न किसी मेंटल डिजीज़ के शिकार होते हैं, इस प्रकार के सेक्सुअल डिजीज़ के शिकार होते हैं, इस प्रकार की हाइपर सेक्सुअलिटी उनके अंदर होती है, लेकिन वो सफ़ेद पोश की तरह हमारे भीड़ में वो छुपे होते हैं। एक्चुअली उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और वो इस बीमारी के सिम्टम्स को डेवलप करते जाते हैं, लोगों को अपना शिकार बनाते जाते हैं, वैसे दरिंदे बनते चले जाते हैं, और हम में से किसी को पता ही नहीं होता है। पता तब चलता है जब हमारी बच्ची के साथ इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं, और फिर हम चाहे कैंडल जलाकर विरोध व्यक्त करें, हम रोड पर चले जाएं, हम न्याय मांगे, ये सिचुएशन आता ही क्यों है? तो अगर हमारे समाज में इस तरह के विकार बढ़ते चले जा रहे हैं, सबसे पहले हमको अवेयर होना है और ये जानना है कि यह विकार है, क्यों है, इसका समाधान संभव है, कब हमें हेल्प की ज़रूरत है। अगर शुरुआती दौर है तो हम सेल्फ हेल्प करें, खुद से मैनेज करें, मैंने कुछ उपाय भी बताया है,
लेकिन थोड़ा भी ऐसा लगे कि हम सेल्फ हेल्प करने में अक्षम हैं तो तुरंत स्पेशलिस्ट के पास जाइए, समय रहते ट्रीटमेंट दीजिए और इस तरह की भयानक विभत्स घटनाओं को होने से पहले रोक लीजिए। मैं इस प्रकार की उपयोगी जानकारी आपको लगातार देती रहती हूँ। अगर आपको इस प्रकार के वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को मैं नहीं कह रही हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रयोजन है लोगों के बीच अवेयरनेस पैदा करने के लिए। आंखें खोलिए, जाग जाइए और इस घटना को अंजाम देने के पहले ही इसके समाधान के विषय में सोचिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न्यूनतम हो, नगण्य हो। धन्यवाद।